हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा, हम चल रहे थे यूनिट फर्स्ट पर सर्किट एनालिसिस। ठीक है बेटा, जो कि आपकी बीएससी क्लास सेकंड ईयर का थर्ड लेक्चर है। तो यहाँ पर हमने नोड पॉइंट वगैरह, ब्रांचेज वगैरह सभी के बारे में बात की थी और लूप एनालिसिस किया था, जहाँ हमने करंट का एनालिसिस किया, इम्पीडेंस का एनालिसिस किया। ठीक है ना। हाँ, तो देखो हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक न्यूमेरिकल और करा रहा हूं। ये आपकी बेटा एक बैटरी है जो कि 16 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है बेटा? 16 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। यहां से आपका एक इंपेडेंस है 4 ओम का, एक इंपेडेंस है आपका, ये भी आप मान लीजिए 4 ओम का है। एक इंपेडेंस है आपका 3 ओम का और एक इंपेडेंस आपका ये लग रहा है 2 ओम का। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका लूप फर्स्ट है बेटा, ये लूप कौन सा है? लूप सेकंड है। और ये क्या है? आपका नोड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा? नोड पॉइंट, जिसे मैं क्या कहता हूं? संधि। क्या कहता हूं बेटा? संधि। ये चीजें मैंने पहले आपको बता दी है कि लूप होता क्या है, नोड पॉइंट क्या होता है। अब देखो, इसके अंदर फ्लो होने वाली जो करंट है उसका वैल्यू कितना है? I1 है। और सेकंड लूप में फ्लो ऑफ करंट का वैल्यू कितना है बेटा? I2 है। क्या है? I2 है। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है लूप में I1 व I2 के मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। इसी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लीजिएगा, लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों के अंतर्गत हम करंट का एनालिसिस करेंगे। करंट का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिए बेटा, लूप फर्स्ट में आपको बेटा मैंने बताया था उस दिन कि जो आपकी बैटरी है, बैटरी के अंदर करंट जो है ना, वो नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है और पॉजिटिव से बाहर निकलती है। ठीक है ना। हाँ, तो देखो, यानी करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो देखो ये डायरेक्शन ऐसे, यानी मैं बोलूं कि इस ब्रांच में आने वाली करंट का वैल्यू I1 है। ओके, अब देखो करंट I1 इस नोड पॉइंट पर आती है। ओके, लूप सेकंड में बहने वाली करंट का वैल्यू I2 है। तो इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच है बेटा, जो कि लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों के लिए कॉमन ब्रांच है, और इस कॉमन ब्रांच में आने वाली करंट का वैल्यू कितना होगा? I1 करंट इस नोड पॉइंट पर आ रही है और I2 करंट सेकंड लूप में जा रही है। तो इसमें कितनी बची? I1 माइनस I2, या आप ऐसे बोल सकते हो, देखो करंट I1 इधर गई, करंट I1, इसमें भी ऊपर से कौन सी करंट आ रही है? I1, यानी फर्स्ट लूप में आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है। ओके, हाँ। अब देखिए लूप सेकंड के लिए I2 करंट, इसमें भी I2 करंट, और करंट ऐसे जाएगी और इसमें भी I2 करंट। ओके, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, जब हम I1 करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो I2 को नेगेटिव लेंगे, जब I2 की डायरेक्शन में चलेंगे तो I1 को नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों का एनालिसिस करते हुए हम दो इक्वेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, लूप फर्स्ट में आप चल किधर से रहे हो? नीचे से, यानी किस टर्मिनल में एंटर कर रहे हो? नेगेटिव में टर्मिनल एंटर कर रहे हो। तो नेगेटिव यानी -16। आ जाओ ऊपर, करंट कितनी है इसमें? I1 +4 I1। आ जाओ नीचे,
3i1। ओके, अब देखो इस इंपेडेंस में i1 के अपोजिट i2 भी है, तो हम क्या बोलेंगे, -3i2 बराबर 0। देखो 4i1 3i1 कितने हुए, 7i1 -3i2 बराबर -16, इधर ले जाओ +16, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा, अब हम लूप सेकंड का एनालिसिस करेंगे, सो दैट इन लूप सेकंड में देखिएगा बेटा, लूप सेकंड में चलो इधर से 4i2 प्लस 2i2 प्लस 3i2, लेकिन बेटा इस ब्रांच में i2 के अपोजिट ऊपर से i1 भी फ्लो हो रही है, तो i1 को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -3i1 बराबर 0। ओके बेटा, हाँ अब देखो हम लिख सकते हैं, i1 को पहले लिख सकते हैं -3i1 प्लस i2 कितने हुए, 4i2 2i2 और 3i2, 4 2 6 और 3 9, यानी 9i2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके बेटा, हाँ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम किस में, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, तो समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स में लिखने पर तो लिखो ना मैट्रिक्स में। देखो बेटा i1 कितना, 7, i2 कितना, -3, यहां पर i1 कितना, -3, i2 कितना, 9, i1 i2 बराबर। अब देखो बेटा, जो अपना वोल्टेज वाला कॉलम है वो इसमें कितना है, 16 है, कितना है 16, इसमें कितना है 0। हाँ, तो मैंने आपको बताया था बेटा, करंट i1 और i2 जब कैलकुलेट करना है तो ये क्या निकला आपका, डेल्टा जेड, आपका टोटल इंपेडेंस है। क्या है बेटा, कुल प्रतिबाधा का मान है, सर्किट का टोटल इंपेडेंस डेल्टा जेड, ये निकल चुका है। और ये कितना होगा आप खुद ही देख लीजिए, 7 -3 -3 9, 9 7 63 63 माइनस, अब देखो बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 9, तो कितना हुआ बेटा 54 ओम। आपका डेल्टा जेड का वैल्यू 54 ओम, ये इसका टोटल इंपेडेंस है, ठीक है ना। हाँ, आपको डेल वन मैट्रिक्स और निकालना, देखो डेल वन कितना हुआ, अगर आपको डेल वन निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, जो आपका टोटल इंपेडेंस का फर्स्ट कॉलम है, ये I1 का कॉलम है, ये I2 करंट का कॉलम है, हमें डेल वन निकालना है, तो I1 कॉलम को इसके वोल्टेज कॉलम से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, इसको यानी इसकी जगह रख दो, इसकी जगह प्रतिस्थापित कर दो। तो देखो डेल वन निकालने के लिए बताओ बेटा, हाँ फर्स्ट कॉलम की जगह क्या रख दो, 16 0, ये तो एज इट इज रहेगा, -3 9 बराबर, ठीक है बेटा। अब देखो 16 नंबर 144 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ओके, यानी 144 ओम आपका डेल वन का वैल्यू है। इसी प्रकार सो दैट डेल टू निकालेंगे, डेल टू निकालने के लिए क्या बोला था मैंने, जो आपका सेकंड कॉलम है इसको वोल्टेज सोर्स वाले कॉलम से रिप्लेस कर दो, ओके, ये एज इट इज रहेगा, 7 -3, इसकी जगह 16 0,
देखो बेटा, इसका मल्टीप्लाई करो 0 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करो 16 तिया 48 यानी माइनस 48, माइनस माइनस प्लस 48 ओम। ये क्या निकल गया आपका डेल्टा 2। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बेटा करंट I1 और I2, फॉर्मूला बताया था। I1 क्या होती है बोलो, डेल 1 अपॉन डेल Z। I2 क्या होती है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। ओके बेटा, हाँ I1 का वैल्यू पता है आपको, डेल 1 का वैल्यू कितना है बोलिएगा, 144, यस 144 अपॉन 54 एम्पियर, ये आपकी I1 निकल गई। I2 क्या होगी बोलो बेटा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। डेल्टा 2 का वैल्यू कितना है 48 अपॉन डेल्टा Z का वैल्यू कितना है बेटा आपका, वही 54 एम्पियर। आप इनको कट कर सकते हो, 3 16 तिया 48 और 54, 3 1 3 18, फिर से कट कर सकते हो, यानी I2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9 एम्पियर। ओके बेटा, हाँ तो देखिए लूप फर्स्ट और लूप सेकंड दोनों के अंतर्गत बहने वाली जो धारा है, दोनों का वैल्यू I1 और I2 का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखो बेटा, लूप्स के अंदर करंट I1 और I2 निकालने का सिर्फ यही एक मेथड नहीं है। तो देखिएगा हमारी बहुत सारी थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स हम अभी तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि ब्रांचों में भी कितनी करंट है। इसके अंदर I1 है, मान लो इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है, ठीक है ना। तो आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हो कि इस ब्रांच में कितनी होगी, किस ब्रांच का आपको लोड इंपेडेंस कितना होगा, अभी हम बात करेंगे। जस्ट ये तो अपना सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक पार्ट है और यहीं से आपका सर्किट एनालिसिस का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। अब हम जस्ट इसके बाद बात करेंगे बेटा किरचॉफ लॉ की। किरचॉफ्स लॉ होते क्या हैं, किरचॉफ के नियम क्या हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो किरचॉफ का जो लॉ है वो सर्किट एनालिसिस का सबसे बड़ा लॉ है कि परिपथ विश्लेषण के लिए किरचॉफ ने अपना लॉ दिया। सर्किट के अंतर्गत जो करंट निकालनी है उसके लिए अपना नियम दिया। तो देखिए बेटा, किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बेटा, 2 नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है करंट लॉ, जबकि सेकंड लॉ होता है वोल्टेज लॉ। फर्स्ट लॉ करंट धारा का नियम, जबकि सेकंड लॉ है आपका वोल्टता का नियम, ठीक है ना बेटा। परिपथ का एनालिसिस करने के लिए, सर्किट का एनालिसिस करने के लिए, लूप का एनालिसिस करने के लिए किरचॉफ ने अपने 2 नियम प्रोड्यूस किए, 2 नियम प्रतिपादित किए, जिनको हम बात करेंगे बेटा। फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ फर्स्ट, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या हम बोल सकते हैं बेटा धारा का नियम, धारा का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम। तो देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। अपना यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किया है। यूनिट फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसके वजह से भी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी अपनी क्लासेज। तो एक बात का ध्यान रखना, जो भी जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर भी यानी बीएससी का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा है। अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्स्ट पेपर आपका थर्मोडायनामिक्स का है, सेकंड पेपर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है, थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स है। कुछ छोटा मोटा सिलेबस तो है नहीं, जितना हमारा यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है ना, वो हम करेंगे। जो भी ऑनलाइन पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो हम आपको ऐप पर प्रोवाइड करा देंगे। और वो ऐप पर कुछ मतलब यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो पीडीएफ्स हैं वो तो मैंने डाल भी दी हैं, वीडियोस भी वहाँ पर कंटिन्यू हैं। तो जो भी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो सभी रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक है बेटा। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कोर्स है, कोई छोटा मोटा कोर्स है नहीं है।
आपको भी पता है कि ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाने में कितना दमखम चाहिए, ऐसे नहीं होते ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना। हाँ, कुछ पोटेंशियल हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पर्पज इतना ही नहीं है बस अपनी कोचिंग्स का जहाँ ये हम बैठे हैं चल रहा है उसका रेंट निकलता रहे, बस नॉर्मली इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। तो देखिएगा बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता क्या है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है, देखो बेटा, वो कहता है एक ब्रांच अपनी ये है, एक ब्रांच अपनी ये है। किरचॉफ कहता है कि एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से अधिक ब्रांचेज ऐड होती हैं या दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी हुई होती हैं, उसे क्या कहते हैं? नोड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नोड, नोड पॉइंट संधि बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? संधि कहलाता है। एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो या दो से अधिक ब्रांचेज जुड़ी हुई होती है, संधि कहलाता है। ठीक है बेटा। अब देखिएगा, किरचॉफ कहता है आने वाली धाराओं और संधि से निकलने वाली धाराओं, क्या कहता है? संधि पर आने वाली धाराओं और संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी मान लिया ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है, ये करंट कौन सी है बेटा? I4 है। आने वाली करंट कौन कौन सी है आपकी? I1 है, दूसरी कौन सी है? I2 है। लेकिन नोड पॉइंट से निकलने वाली करंट कौन सी है? I3 है और I4 है। ठीक है बेटा। हाँ, तो वो कहता है किसी भी नोड पर आने वाली करंट यानी ऐड होने वाली करंट और इससे पास आउट होने वाली, निकलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम हमेशा ऑलवेज 0 होता है। या हम ये भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि आने वाली करंट और नोड पॉइंट से निकलने वाली करंट दोनों का वैल्यू ऑलवेज इक्वल होता है। आने वाली धाराओं और निकलने वाली धाराओं का मान हमेशा बराबर रहता है। यानी एक पॉइंट मैं और बोलता हूं बेटा, आने वाली करंट को हम प्लस से डिनोट करते हैं, यानी हम कहते हैं जुड़ती हैं। क्या होती हैं बेटा? जुड़ती हैं। और जाने वाली करंट क्या होती है बेटा? माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी घटती हैं, सब्सट्रैक्ट होती हैं। ठीक है ना। हाँ, तो देखो आने वाली करंट कौन कौन सी है? I1 प्लस I2। जाने वाली करंट कौन सी है? I3 और I4। इनके लिए साइन कैसा लेंगे? माइनस का लेंगे, बराबर 0। यही तो बोला मैंने कि आने वाली करंट और निकलने वाली करंट दोनों का अलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। यानी I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। आने वाली करंट, जाने वाली करंट दोनों का वैल्यू भी क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखना। एक बात और है, और वो ध्यान दीजिए बेटा, नोड पॉइंट पर
करंट का मान हमेशा नियत रहता है। क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है, यानी जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। हाँ, करंट हमेशा नोड पॉइंट पर कांस्टेंट बनी रहती है। कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। एक नेक्स्ट पॉइंट और है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम, आप ये बोल सकते हो बेटा, धारा का नियम आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है, यानी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या करंट लॉ डिपेंड्स ऑन चार्ज कंजर्वेशन लॉ। किस पर डिपेंड करता है? चार्ज कंजर्वेशन लॉ, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है बेटा? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार और ध्यान दे लीजिए। देखो, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसे हम करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को पता है और मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया भी है कि नोड पॉइंट क्या होता है? दो या दो से अधिक ब्रांचेज जिस पॉइंट पर ऐड हुई होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, उसे क्या कहते हैं? हम नोड पॉइंट कहते हैं, संधि बिंदु कहलाता है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि नोड पॉइंट पर आने वाली करंट और इस नोड पॉइंट से, संधि से निकलने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम, यानी बीजगणितीय योग हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। या हम ये बोले, आने वाली करंट और निकलने वाली करंट दोनों का वैल्यू, मान, दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है? हाँ, यानी हम बोल सकते हैं आने वाली करंट को हम प्लस साइन से यानी जुड़ती हैं, और जाने वाली करंट सब एक्सट्रैक्ट होती हैं यानी घटती हैं। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर 0, यानी I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा? I3 प्लस I4 के। तो नोड पॉइंट पर करंट का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। करंट हमेशा कांस्टेंट बनी होती है, लगातार बहती रहती है, यानी जितनी आती है उतनी ही जाती है। ठीक है ना? हाँ, करंट का जो लॉ है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड होता है। अब देख लीजिएगा बेटा, हाँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। देखिएगा, हाँ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? आपका किरचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज लॉ भी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम कहलाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ, यानी हम क्या बोल सकते हैं इसे बेटा? वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ, वोल्टता का नियम। देखिएगा बेटा, ये आपकी एक बैटरी है, जिसको क्या बोला है मैंने? E1। ये आपकी E1 वोल्टेज की एक बैटरी है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस लगा है R1, यहां पर आपका एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा है R2। ठीक बेटा? हाँ, देखिएगा, अब हम बोल सकते हैं यहां पर आपकी एक बैटरी लगी है माइनस प्लस माइनस प्लस, इसकी वोल्टेज कितनी है बेटा? E2। मतलब इस पर जो पोटेंशियल है वो कितना है? विभव E2 है। इस पर E1 है, या R1 है, ये R2 है। ठीक है बेटा? हाँ, या आप ऐसे कर लीजिए, इसको आप प्लस दे दीजिए, प्लस माइनस, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कुछ ज्यादा। E2 देखिएगा, ये माइनस प्लस वाला किससे कनेक्ट होता है? प्लस वाले टर्मिनल से। ठीक है ना? हाँ, माइनस
प्लस माइनस। अगर मैं इस पर वोल्टेज निकालूं बेटा तो वोल्टमीटर कैसे लगाते हैं, प्लस वाला प्लस से और माइनस वाला माइनस से। वोल्टमीटर में आपने दो वायर देखे होंगे बेटा, हमने प्रैक्टिकल किए हैं 12th क्लास में। एक तो आपका रेड वाला वायर होता है, एक ब्लैक वाला वायर होता है। तो वोल्टमीटर में से लगा के इसके दोनों टर्मिनल्स पर लगा दो। जैसे ही करंट इससे जाएगी, जब इससे करंट जाएगी, जब कोई भी धारा, कोई भी करंट किसी भी प्रतिरोध से होकर गुजरती है तो उस पर एक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, एक विभव उत्पन्न होता है। और विभव को कौन मापता है, हमारा वोल्टमीटर मापता है, पता है ना। हाँ, तो देखो माइनस प्लस, इससे जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे है बेटा, नेगेटिव में एंटर करती है, पॉजिटिव से बाहर, यानी प्लस से माइनस की ओर। ये आपकी इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। कितनी फ्लो हो रही है बेटा, करंट आई, ऐसे दे दो, करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कहां चलेंगे, नेगेटिव में एंटर करो, करो बेटा नेगेटिव में एंटर, नेगेटिव में एंटर। पहले मैं इसकी आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूं कि किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो कहता क्या है, सेकंड लॉ कहता क्या है। सेकंड लॉ कहता है एक निश्चित दिशा से चलते हुए, ध्यान से सुनना, एक निश्चित दिशा से चलते हुए प्रतिरोधों पर विभव पतन का मान परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। हाँ, अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी एक निश्चित दिशा से चलते हुए प्रतिरोधों पर विभव पतन का मान परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही वोल्टा का नियम कहलाता है। यानी हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हम बोल सकते हैं कि एक फिक्स डायरेक्शन से चलते हुए रेजिस्टेंस पर डेप्थ पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सर्किट में लगे टोटल ईएमएफ वोल्टेज सोर्स के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। हाँ, हम कहते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है एक निश्चित दिशा से चलते हुए, एक निश्चित दिशा से चलते हुए, निश्चित दिशा से चलते हुए परिपथ में प्रतिरोधों पर विभव पतन का मान, प्रतिरोधों पर विभव पतन, बेटा पोटेंशियल डेप्थ कहां होगा, हाँ प्रतिरोधों पर, रेजिस्टेंस पर ही होगा, क्योंकि जो करंट है जब वो रेजिस्टेंस से होकर निकलेगी तो रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में बाधा का काम करता है, रुकावट का काम करता है, तो पोटेंशियल तो लॉस होगा ही, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि एक फिक्स डायरेक्शन से हम जब चलते हैं तो सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उन रेजिस्टेंस पर लॉस होने वाला जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, विभव का जो पतन है वो परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ वोल्टेज सोर्स, और ईएमएफ वोल्टेज सोर्स क्या है यहाँ पर, E1 और E2 है। यही तो कह रहा है प्रतिरोधों पर विभव पतन का मान परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं बेटा, देखो चलो इधर से, चाहे आप इधर से चल लो चाहे आप इधर से चल लो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, ध्यान रखना बेटा, चाहे हम इधर से चले चाहे इधर से चले, वो आपकी सोच है। देखो इधर से चलो, नेगेटिव में एंटर कर रहे हैं तो -E1 आ जाओ, किस टर्मिनल पे ऐड हो रहे हो, प्लस वाले टर्मिनल पर, प्लस करंट आई है ही अपनी इसमें पूरे सर्किट में, आई यहां भी आई, ठीक है ना, -E1 प्लस IR1, ओके। हाँ,
फिर चलो किस पे ऐड हो रहे हो, प्लस IR2, चलो चलो किस पर ऐड हो रहे हो, प्लस E2 बराबर 0, यानी हम बोल सकते हैं बेटा IR1 प्लस IR2 बराबर E1 को मैं इधर लेके जाऊंगा प्लस का E1, E2 को इधर माइनस का E2। ठीक है बेटा। हाँ अब देखो विभव का मान क्या होता है, विभव कहते किसे है, V इक्वल टू IR, ओम का नियम पढ़ा है ना, ओम लॉ क्या कहता है IR, तो IR1 क्या हुआ V1 प्लस IR2 V2 बराबर E1 माइनस E2। यही तो बोला था मैंने कि हम एक फिक्स डायरेक्शन से चलेंगे, रेजिस्टेंस पर डेप्थ पोटेंशियल, विभव पतन V1 और V2 का जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, उसका जो वैल्यू है वो सर्किट में जो लगे हमारे EMF वोल्टेज सोर्स है, जो विद्युत वाहक बल लगे हैं, जो बैटरी लगी है, उनके एल्जेब्रिक सम E1 माइनस E2 के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका वोल्टेज लॉ कहलाता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहलाता है। ठीक है ना जी। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड करता है। तो देखिएगा बेटा किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो सेकंड लॉ देखो बेटा, फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, ध्यान से सुन लेना। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी सर्किट में एक निश्चित दिशा से चलते हुए, अब आपकी बात ये नहीं कि आप इधर से चलोगे, आप इधर से भी चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक निश्चित दिशा से चलते हुए परिपथ में प्रतिरोधों पर, सर्किट में रेजिस्टेंस पर डेप्थ पोटेंशियल, विभव पतन का मान, परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल, EMF वोल्टेज सोर्स के एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी चल कहां से रहे हैं, यहां से, माइनस E1 प्लस IR1, करंट I फ्लो हो रही है पूरे सर्किट में, प्लस IR2 प्लस E2 बराबर 0, IR1 IR2 V1 प्लस V2 बोल दिया, E1 और E2 को राइट साइड ले गए तो E1 माइनस E2 आया। ठीक है ना। हाँ, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम सेकंड लॉ जो है वो आपका वोल्टेज लॉ कहलाता है, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर डिपेंड करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है बेटा। हाँ, अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो आपके पेपर में स्टार्ट होते हैं आना। ठीक है ना। हाँ, वो जस्ट नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जितनी भी हमारी इंपेडेंस वगैरह, करंट वगैरह आप चुटकियों में निकालोगे, कैसा भी सर्किट हो, कुछ भी, कितना भी बड़ा सर्किट हो, चाहे लूप ब्रांच कहीं भी, आप देखते ही बोल दोगे इसकी वैल्यू ये है, चाहे वो कितना भी बड़ा है, कैसा भी सर्किट है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 12th में 11th में वहां पढ़े हैं कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। तो किरचॉफ्स के लॉ जो हमने पढ़ने थे पढ़ लिए, क्योंकि अब इनका यूज करना है। ठीक है ना। हाँ, हम आपको एक बहुत बड़े लेवल पर लेके जाएंगे। ध्यान रखना कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपने अभी पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ये है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लेवल है वो क्या है। अब आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का लेवल क्या है। ठीक है बेटा। हाँ, तो थोड़ा अच्छे से नोट्स बनाओ और बार बार से रिपीट करो। ठीक है ना। जो भी हमारे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के जितने भी नोट्स हैं वो मैंने ऐप पर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना। और जल्दी से जल्दी अपने सभी रजिस्ट्रेशन कराएं, टाइम खर्च ना करें। हर बार कोरोना नहीं होता, कोरोना जल्दी खत्म है, कुछ नहीं है, कोई नहीं मरने वाला। ठीक है बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।